Good evening, everyone. Welcome to our one platform. As you are already taking the maths classes, we have decided to start the English classes as well. In today's lecture, first of all, as you all know, English is a very important subject. हर परीक्षा के लिए चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो और परीक्षा से भी ज़्यादा इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड anywhere in the world in today's life. इंग्लिश हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास किसी कंपटीशन में इंग्लिश आती है then definitely you should learn it, and there is a way to learn English. There is always a way to learn anything. There is a very important phrase, you know. एक फ्रेज होता है, हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. But there is, I have to add something in this phrase, that perfect practice makes a man perfect. A perfect practice, तरीका जो है, प्रोसेस जो है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, खासकर जब हम एक लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे वह कोई भी भाषा हो. आप देखेंगे इंग्लिश को तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के रिगार्डिंग द रिटन इंग्लिश, राइटिंग जो रिटन इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश से मेरा मतलब है कि जो लिखने में, उसे पढ़ने में और समझने की जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको अभी से आती है और वो आपको तैयार भी करती है अपनी सर्विसेज देने के लिए, जहाँ पर भी आप जाएं भविष्य में. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस. देयर आर सर्टेन ईडियम्स और फ्रेजेस. आप में से बहुत लोगों ने ईडियम्स और फ्रेजेस सुने होंगे या लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, बट हम एक अलग अप्रोच के साथ इसको पढ़ाएंगे. वी वुड नॉट लेट यू कि आप इसको याद करें. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फ्रेज हियर, बाइट द बुलेट. आप में से पता होगा बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट, कोई मुश्किल काम करना, बाइट द बुलेट. इसको हिंदी में भी कहते हैं लोहे के चने चबाना, बाइट द बुलेट. लेकिन इसको याद करने का जो तरीका है, हमारा पर्पस है कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें. किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ या कहाँ से चीजें आई. तो शुरू करते हैं. पहला जो ईडियम आपको दिख रहा होगा, Achilles heel. Achilles heel. This is the word Achilles. Achilles एक ग्रीस प्रिंस थे जिनकी मदर उनको एक बहुत बड़ा वॉरियर बनाना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने उनको एक रिवर थी ग्रीस में जिसका नाम था रिवर स्टाइक्स. आपको इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं. रिवर स्टाइक्स थी, उसमें उनको डिप किया. उसकी माँ ने उनको लेकर के उस रिवर में डिप किया जिससे वो स्ट्रांग हो जाए. उस रिवर की मिथोलॉजी थी, मान्यता थी कि इस रिवर में जो डुबकी लगाता है वो स्ट्रांग हो जाता है. पर समस्या क्या हुई कि एक्लिस की माँ ने जब उनको डुबकी लगाई तो उनको एडी से पकड़ा हुआ था, उनकी हील से पकड़ा हुआ था. इस वजह से जो हाथ वहां पर लगा हुआ रह गया, उनकी हील रिमेन्ड वीकर बट हिज बॉडी बिकेम स्ट्रांग. और द आयरनी इज दैट कि एक्लिस की मृत्यु उनकी हील पर लगी चोट से हुई एक वॉर में. इसीलिए इसको एक्लिस हील कहा जाता है. एक्लिस हील का मतलब होता है एक वीक पॉइंट, एक कमजोर, आपकी कोई भी कमजोरी. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज माई एक्लिस हील. गणित मेरी कमजोरी है, मैथमेटिक्स इज माई एक्लिस हील. बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है. बहुत सारे आप और भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं. चलिए सेकंड पे आते हैं, एज मैड एज अ हैटर. एज मैड एज अ हैटर, एक हैटर की तरह पागल होना. इसको अगर हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो यही होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे इसको फिर अपनी डेली लाइफ में भी. हैटर जो है, हैटर हैट बनाने वालों को कहते थे यूरोप में, जो लोग हैट बनाते थे. और हैट बनाने के बाद वो लोग इस्तेमाल करते थे एक मेटल, मरकरी. मरकरी की लिक्विड मेटल होता है केमिस्ट्री में, अगर आपने सुना हो, 12th ग्रुप का मेटल है. तो मरकरी को इस्तेमाल करते थे, और मरकरी का इस्तेमाल क्योंकि डेंजरस था, उस समय नहीं पता था कि इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. उसकी वजह से जो लोग टोपियां पहनते थे उनको शेक करने लगते थे, उनके दिमाग में टॉक्सिसिटी आ जाती थी. एंड इट क्रिएट्स की एज मैड एज अ हैटर. वो पागलपने की हरकतें करने लगते थे, थोड़ा उनको ट्रेम्बलिंग होने लगती थी बॉडी में. इसी वजह से फ्रेज आया एज मैड एज अ हैटर. इसका मतलब है कुछ भी इस तरह का एक्ट करना जो आप नॉर्मल कोर्स में नहीं करते हैं, इस तरह का कोई भी एक्शन करना एज मैटर एज अ हैकर. यू नो, आप समझ सकते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि
as he did not clear his exam, he became mad like a hatter. He became as mad as a hatter. ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो उसकी हरकतें कुछ इसी प्रकार की थी. 1940 मैंने लिखा हुआ, 1940 की स्टोरी है, इस वजह से वैसे स्टोरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको याद रहेगा जब भी आप पढ़ेंगे एज अ हैटर क्या होता है, देन यू वुड रिमेंबर इसके पीछे क्या बात है. बाइट द बुलेट, अभी जैसे बताया बाइट द बुलेट होती है कोई भी मुश्किल काम करना, टू डू समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट. डू समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट. बाइट द बुलेट, ये इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आप 2 मिनट में बता देता हूँ कि जो पेशेंट्स होते थे उनको ब्रिटिश आर्मी में दिया जाता था एक बुलेट, जो उनको अपने दांत के बीच में रखना होता था जब उनको पेन होता था. देन दे हैव टू पुट दैट बुलेट इनटू देयर टूथ एंड टू जस्ट अवॉइड द पेनफुल, जो उनकी पेनफुल जो भी पेन होता था उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वो they have to bite the bullet. इसको आप नॉर्मल कोर्स में कैसे यूज करेंगे, that you have to bite the bullet to clear CAT, you have to bite the bullet to clear SSC, you have to bite the bullet to win the election. इस तरह से इस bite the bullet का इस्तेमाल कर सकते हैं. turn a blind eye is to ignore something. किसी चीज को इग्नोर कर देना, ये होता है turn a blind eye. इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. 2 जनरल थे यूरोप में, एक जनरल पार्कर थे और एक जनरल नेल्सन थे. तो जब सेना अटैक करती है तो और जब रोकना होता है वॉर को, तो फ्लैग्स दिखाए जाते हैं, सिग्नल के फ्लैग्स दिखाए जाते हैं. तो जनरल पार्कर ने फ्लैग दिखाया जनरल नेल्सन को कि आप रुक जाइए, बट जनरल नेल्सन ने नहीं मानी वो बात, और जनरल मेंसन एक हाथ से देख नहीं सकते थे. नेल्सन वॉज ब्लाइंड इन वन आई, तो उन्होंने अपना टेलीस्कोप उस ब्लाइंड आई पे रखा और कहा कि आई कैन नॉट सी द सिग्नल, मुझे सिग्नल दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे रोक दूं. इस वजह से इस पे पड़ा कि टर्न अ ब्लाइंड आई, और उन्होंने अटैक जारी रखा. तो टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी चीज को इग्नोर कर देना. कहते हैं कि उसने तो आंखें मूंद ली, हमारी बात को सुना नहीं. ही टर्न अ ब्लाइंड आई, वी वेंट टू हिज ऑफिस विद अ रिक्वेस्ट, बट द एमएलए टर्न अ ब्लाइंड आई टू अ रिक्वेस्ट. तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉट रेड हैंडेड, बिल्कुल आसान है, रंगे हाथों पकड़ना. किसी को रंगे हाथों पकड़ लिए, पुलिस ने उसको रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन रंगे हाथ क्यों पकड़ते हैं? रंगे हाथ क्या, अगर कोई कुछ कर रहा है क्राइम तो उसके हाथ तो कोई रंगे हुए नहीं है, ये एक कॉमन सी बात है. लेकिन रेड हैंडेड के पीछे भी कहानी है कि स्कॉटलैंड का एक रूल था 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी में. उसमें क्या होता था कि आप किसी के एनिमल को मारेंगे जो आपका एनिमल नहीं है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. बचरिंग इज द वर्ड. किसी को हलाल करना, उसको काटना, उसको बचर कहा जाता है. तो बचरिंग, इफ यू बचर एनीवन एल्स एनिमल, और एविडेंस के तौर पर आपके हाथ जो है वो खून से रंगे होने चाहिए, आपको तब कोर्ट में लाया जाएगा. अगर आप रंगे हाथों से पकड़े गए हैं, इफ यू आर कॉट रेड हैंडेड, देन यू वुड बी पनिश्ड. नेक्स्ट जो इडियम है वो दिख रहा होगा आपको, ईट हम्बल पाए. ईट हम्बल पाए, हम्बल का मतलब होता है वल्नरेबल, या जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको हम्बल बोल देते हैं. विनम्र को भी कहते हैं, बट विनम्र इज नॉट अ पेजोरेटिव सेंस. पेजोरेटिव सेंस में जब इसको बोलेंगे तो वो यहाँ पे इसको पेजोरेटिव सेंस में यूज किया गया, यानी कि नीच दिखाने के लिए, किसी को कमजोर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया. और इसको हीट हम्बल पाए डिश होती है, यूरोप में अभी भी लोग खाते हैं. तो जब डिनर्स होते थे, कम्युनिटी डिनर्स, तो वहां पर हम्बल पाए परोसी जाती थी. छोटे लोगों को जो पाई दी जाती थी, दे वर नॉट सो टेस्टी. सो वहां से फ्रेज आया ईट हम्बल पाए, बिकॉज यू आर वीक यू हैव टू ईट हम्बल पाए. लेकिन इसका मतलब बदल गया है इंग्लिश का इवोल्यूशन में, और अब इसका मतलब है टू अपोलोजाइज. किसी चीज की माफी मांगनी है, किसी चीज को पी जाना. मतलब एक तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कि ये अपना इसके अंदर भड़ास थी लेकिन ये उसे पी गया. He was angry at his boss, but he instead chose to eat a humble pie. Next, an apple of discord. लड़ाई की वजह. Apple of discord. लड़ाई की वजह. डिस्कॉर्ड का इंग्लिश मीनिंग है, बिल्कुल वही मीनिंग इस्तेमाल किया गया. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या फिर तनाव दो पक्षों के बीच में. जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. देयर इज अ, आपने सुना होगा कावेरी रिवर डिस्प्यूट. देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, कावेरी के पानी के शेयरिंग के लिए. बहुत पुरानी डिस्प्यूट है. तो बिटवीन
Tamil Nadu and Canada, there is an apple of discord relating to the sharing of water of Kaveri river. इस तरह से आप एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं लड़ाई झगड़े में भी, बिकॉज ड्यूरिंग पार्टीशन देयर इज अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स. दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के. अब बिग विग आप विग पहनते हैं बालों के समूह को, जो आर्टिफिशियल होता है उसे विग कहते हैं. बिग विग का इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में भी, इंग्लिश मूवीज में भी विग्स पहनकर रहते थे लोग. विग का मतलब होता था, पहले लोग जो यूरोप में होते थे वो विग्स पहनते थे. जिसकी जितनी बड़ी विग वो उतना बड़ा व्यक्ति, वो उतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उसकी सोशल स्टैंडिंग उतनी अच्छी. तो बिग विग का मतलब हुआ एक इंपॉर्टेंट पर्सन, अ इंपॉर्टेंट पर्सन हुज सोशल स्टेटस इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स. तो इसलिए इसको बिग विग बोला जाता था. आप देख सकते हैं आप बिग विग. मीट अ डेडलाइन, बहुत कॉमन सा है. दोबारा एक डेडलाइन, यू हैव टू मीट अ डेडलाइन फॉर फिलिंग द फॉर्म्स फॉर योर कॉम्पिटिशन. यू हैव टू मीट अ डेडलाइन टू सबमिट द प्रोजेक्ट इन योर कॉलेज. देयर इज ऑलवेज अ डेडलाइन. लेकिन इसके पीछे भी बात है, डेडलाइन का मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंस से निकल के आया वर्ड. प्रेजेंस में जो यूएस के प्रेजेंस है, अभी भी कुछ प्रेजेंस में होती है, एक डेडलाइन होती है कि इसके बाहर अगर जो वहां पर इम्प्रिजेंट पर्सन है, जो कैदी है, प्रिजनर है, वो जाएगा तो ही वुड बी शॉट, उसको गोली मार दी जाएगी. ये हमने प्रिजन में डेडलाइन लगा दी है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते. और इसी वजह से आप इसे यूज कर सकते हैं कि अगर आपने प्रोजेक्ट इस डेट तक सबमिट नहीं करा तो आप नहीं आपकी डेडलाइन है. ठीक है, इसे आप इस्तेमाल, जैसे द इलेक्शन कमीशन हैज सेट अ डेडलाइन फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, फॉर द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस. ये एक डेडलाइन दी है. अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है समवन हु इज रेस्पॉन्डिंग इन अ रीजनेबल मैनर. वो रीजनेबल मैनर में रेस्पॉन्ड कर रहा है जैसा नॉर्मली होना चाहिए. ये फ्रेशनेस के लिए भी यूज किया जाता है. देयर इज फ्रेशनेस, फ्रेशनेस के लिए भी बहुत कई सारे अलग अलग संदर्भों में फ्रेजेस को अक्सर यूज किया जाता है. ऐसे ही इसको यूज किया जाता है. इसका मतलब ये है, जो मछुआरे होते थे, मछलियां पकड़ते थे, वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कहते थे कि देखिए माय फिश, परचेज माय फिश बिकॉज माय फिश इज अलाइव एंड किकिंग. मेरी फिश ताजी पकड़ी है मैंने, वो अलाइव है और किक कर रही है. इट इज अलाइव एंड किकिंग. यहां से आया कि समथिंग दैट इज रेस्पॉन्डिंग इन अ रीजनेबल मैनर, इन अ यूजुअल मैनर, जो बिल्कुल आपको साधारण तौर पर आपके से मतलब आप वो अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो आपको दे रहा है साधारण मैनर में. यूज कर सकते हैं फ्रेशनेस के सेंस में भी. तो ये 10 आपके इडियम्स हुए, आपको इनको यूज करना. देखिए पर्पस केवल ये है, आप इन 10 को हो सकता है आप 10 सेकंड में पढ़ लेते और इनके मीनिंग भी पढ़ लेते, आप किसी बुक में पढ़ सकते हैं. बट दिस मटेरियल यू वुड नॉट फाइंड इन एनी सिंगल बुक. एक जगह कंपाइल ये मटेरियल यू वुड नॉट फाइंड इन एनी बुक, बिकॉज हमने आपको बताया. अब आपके सामने कभी भी आएगा टर्न अ ब्लाइंड आई, आपके पास एक स्टोरी आ जाएगी कि कैसे जनरल ने अपनी आंख पर रख कर करा, आपको समझ आ जाएगा. क्वार्टर रेड हैंडेड का मतलब समझ में आ जाएगा, रंगे हाथों पकड़ना क्या होता है, ऐसे ऐसे करके. तो 10 है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और आवान का व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, एनीवेयर यू कैन पुट अ क्वेश्चन टू अस. सो जस्ट नोट इट डाउन and then we would continue with the another idioms.